हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th में मैथ सब्जेक्ट में टर्म वन की रिवीजन कराऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि टर्म वन में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ चैप्टर्स हैं हमारे पास जिसमें मिक्स करके ही एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ये रिवीजन हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के हमने रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, तो सभी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं आपके पास, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन 9 तक हम अपने कर चुके हैं रिवाइज। आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 से करना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 से अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 to 13। इसका मतलब 10 to 13 क्वेश्चन इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो रीड कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पर, रूही हैज जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू फ्लैट। शी हैज डिसाइडेड टू पेंट द वॉल ऑफ हर बेडरूम। द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द वॉल आर 10 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। She also planned to draw mandala art on the wall. The mandala art have 5 concentric circle of different color as shown in the figure below. The radius of innermost circle is 0.5 and the difference between the two consecutive radii is 0.5. देखो यहाँ पर एक गर्ल है, उसने क्या किया, एक नए फ्लैट में शिफ्ट किया है। तो जो उसकी वॉल्स की डायमेंशंस है, लेंथ और ब्रेथ बेडरूम की, वो उसने यहाँ पर दे रखी है। साथ साथ उसने ये डिसाइड किया कि वो इस पर एक मंडेला आर्ट बनाएगी वॉल के ऊपर। तो ये मंडेला आर्ट आपको वही दे रखे है। इसमें 5 सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है, जो सबसे छोटे वाला सर्कल है ना, आपको इसकी रेडियस दे दी गई है 0.5 है। और आपसे कह रहा है हर कॉन्जिक्यूटिव सर्कल, मतलब उसके बाद वाले सर्कल में 0.5 का डिफरेंस है। तो मतलब 0.5 बढ़ा दोगे तो दूसरे सर्कल की रेडियस आ जाएगी, 0.5 बढ़ा दोगे तो तीसरे की आ जाएगी, ऐसे इंक्रीज करते रहो। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट 10th क्वेश्चन जो है, द एरिया ऑफ द वॉल कवर्ड बाय द मंडेला पेंटिंग। एरिया ऑफ द वॉल बताना है, कवर्ड बाय द, कितना एरिया कवर कर रखा है। तो इसका मतलब मैं इस बाहर वाला जो बड़े वाला सर्कल है, अगर उसका एरिया निकाल दूं तो पता चल जाएगा। अब एरिया मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पाई आपको क्या लेना है, तो आप 3.14 या 22/7 कुछ भी ले सकते हो। बात आती है आर की, तो सबसे बड़े वाले सर्कल का आर होगा कितना। देखो इसमें 5 सर्कल्स हैं, उनके रेडियस में कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.5 तो बड़े वाले सर्कल की कितनी होगी, 2.5 होगी। ठीक है ना, तो बस फिर आप ये सॉल्व कर दो, ये रहा आपका आंसर। तो एरिया ऑफ आउटर मोस्ट सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14, यहाँ पर आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 आर स्क्वायर की जगह। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आ गया, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो 100 आ गया। अब आप क्या करो, 25 इंटू 25 कर दो तो आपके पास 625 आ जाएगा, और उसको 314 से इंटू कर दो तो आपके पास 196250 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, 10,000। जीरो से जीरो कट गया, 3 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दो तो 19.625 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 2 एंड द एंगल इज 30 डिग्री। आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है जिसमें रेडियस और थीटा उन्होंने दोनों ही दे दिया है। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना है। थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह आपको 30 दिया उन्होंने, 360 ऐसे ही है। पाई की जगह पे आप 3.14 ले लो, आप चाहो तो 22/7 भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ 2 इंटू 2, इसको इससे कट किया, इसको इससे कट किया, 12 आ गया। ठीक है, इसको इससे कट किया, 6 आ गया, इसको इससे कट किया, 3 आ गया। इसका मतलब 3.14 को आप क्या करने वाले हो, 3 से डिवाइड करने वाले हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.04। ये आपका आंसर है बी वाला। क्लियर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द एरिया कवर्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सर्कल फ्रॉम द सेंटर। जो एरिया कवर्ड कर रहा है सेकेंड एंड थर्ड सर्कल, ठीक है, वो आपको बताना है। इन दोनों के बीच का, देखो सेकेंड वाला आपके पास फर्स्ट ही है, सेकेंड ही है और थर्ड ही है, ये वाला जो एरिया है ये निकालना है। तो अगर आप थर्ड वाले एरिया में से सेकेंड वाले एरिया को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका, तो वही हम यहाँ पर कर देते हैं। तो देखो पाई R1 स्क्वायर, जो थर्ड वाला है ना उसका मैंने R1 लिया है, और पाई R2 स्क्वायर, जो सेकेंड वाला सर्कल है उसका R2 लिया है। पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो ये पाई की जगह मैंने लिख दिया 3.14। अब थर्ड वाला सर्कल है, तो फर्स्ट वाले सर्कल का 0.5 था, तो थर्ड वाले का 1.5 होगा, क्योंकि 0.5 से तो इंक्रीज हो रहा है स्क्वायर, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 और यहाँ पर आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 होता है 2.25 माइनस 1, तो 3.14 अब यहाँ पर आ जाएगा 1.15 माइनस करके। तो 3.14 को जब आप किससे इंटू करने वाले हो, यहाँ पर
1.15 से, तो मैं आपको डायरेक्ट इंटू करके बताती हूँ। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.25 से इंटू करने वाले हो ना, सॉरी 15 से नहीं है, 2.25 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.925। क्लियर। चलिए, इसी से रिलेटेड एक लास्ट 13 क्वेश्चन रह गया, फिर 10 to 13 क्वेश्चन जो इस फिगर से रिलेटेड थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ द सेगमेंट पी क्यू आर। एक बार ध्यान से देख लीजिए पहले आप फिगर में, पी क्यू आर ये बताना है। तो देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट का तो एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा हमें दे रखा है। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल की, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस पे यहाँ पर बेस ये हाइट डाल दूँ, तो ये तो 60-60 चलो डिवाइड हो गया, लेकिन मुझे ना बेस पता ना हाइट पता, वो मुझे निकालनी पड़ेगी, है ना। अब देखो वो कैसे निकालने वाले हैं हम, ये रहा। तो मैंने वही यहाँ पर ले लिया, 120 था, जब बीच में मैंने परपेंडिकुलर डाला तो 60-60 हो गया दोनों साइड पे। ठीक है, अब बात आती है, ये मेरा यहाँ पर बेस हो जाएगा और ये मेरी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसमें लगाया टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री कैसे लगाया, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये टिग्नोमेट्री में तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये पता है 90 के सामने वाला होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको पता है ना हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कॉस लगाते हो अपना, तो वो होता है आपके पास बी अपॉन में एच। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे खड़ा हुआ है ना। ठीक है ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ये आपके पास 2.5 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका बेस हो जाएगा एक्स। तो कॉस 60 मैंने लगाया, तो देखो 60 है, ये रहा 60। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बी अपॉन में एच लगा दो, तो कॉस 60 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा बी अपॉन में एच। बी आपके पास कितना है, ओ ए। एच आपके पास कितना है, एच है आप पे ओपी। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओ ए आपने एक्स माना है, ओपी आपके पास 2.5 है। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम देखें तो 2.5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में एक्स आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 आ गया। चलो, ये तो निकल गया आपका एक्स। ठीक है, अब बात आती है वाई निकालना है। तो 60 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो अब मैं अगर साइन 60 लगा दूं यहाँ पर, वो होता है मेरा पी अपॉन में एच। तो पी यहाँ पर मेरे पास है ए पी और एच मेरे पास है ओ पी। तो इसकी जगह पे मैंने वाई लिख दिया, यहाँ पर 2.5 लिख दिया, और √60 साइन 60 होता है √3/2। ठीक है ना, तो सॉल्व किया तो मेरी यहाँ से वाई की वैल्यू ये निकल के आ गई है, ये रही आपकी वाई की वैल्यू। ठीक है, बस अब तो आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 120 अपॉन में 360, पाई की जगह फिर बोलूंगी आप 22/7 रखो या 3.14 रखो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आर की जगह पर 2.5, क्योंकि बड़े वाले सर्कल से टच हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, अब हाफ बेस इंटू हाइट, तो पी आर और ए क्यू ही तो था, अगर हम यहाँ पर देखें यही तो निकाला था हमने। ठीक है, दोनों निकाले थे, दोनों ही हमने यहाँ पर लिख दिए। सॉल्व करो, आपका आंसर एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सिर्फ फॉर्मुलेज याद रखने हैं आपको, चैप्टर नंबर 12 का आपके पास ये क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन अगर पी ए एक किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो इनमें से कौन सा सही है। देखो, प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है और वन से छोटी होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसका मतलब उस वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है, और अगर प्रोबेबिलिटी वन है तो इसका मतलब वो इवेंट श्योर इवेंट है। और इनके बीच की जो होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर सी आएगा, जो जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर हो, अब वन से छोटी हो या वन के बराबर हो। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट और सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर आप एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को उनका सम करो या फिर उनकी मल्टीप्लीकेशन मतलब कि प्रोडक्ट करो, तो आंसर क्या आएगा, तो हमेशा इरेशनल आएगा। आप करके देख लीजिए, रैशनल ले लो 2, इरेशनल ले लो √2, इन दोनों को प्लस करोगे तो यही रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आएगा। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, हर केस में उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल ही आएगा। तो इसलिए इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी।
क्लियर। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 to 15। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 से है उसके हम क्वेश्चंस जो है वो आगे के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतने आप 15 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आपको एक फिगर दे दी जाती है, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। Thank you.